हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल हैं आपके? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से मन लगाकर क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है, हमने मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है भाई डायरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें कवर की थी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। तो उन एलिमेंट्स को आज की सेशन में हम कवर करते हैं। उससे पहले बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई मन लगाकर कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। चाहे अगर आप 1 घंटा निकालते हैं तो 1 घंटा पढ़ें, लेकिन डेली बेसिस पर उस चीज़ को कवर करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ। तो देखिए भाई, डायरेक्टिंग फंक्शन के एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स होते हैं आपके। मेन जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग फंक्शंस के, जो कि आप देख सकते हैं, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब है और ये डायरेक्टिंग में अपना कैसे रोल प्ले करते हैं। तो देखिए भाई, पहले हम जानेंगे सुपरविज़न के बारे में। सुपरविज़न 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसका 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ये, 2 वर्ड्स का। फर्स्ट वन इज सुपर एंड प्लस विज़न। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, एंड विज़न मतलब सीइंग, किसी चीज़ को देखते रहना। सुपरवाइज मतलब उसको इंस्पेक्ट करते रहना, मॉनिटर करते रहना। सुपरविज़न कैन बी अंडरस्टूड एज अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। भाई पहला तो ये है कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्योंकि एक डायरेक्ट जब आप करते हो तो उसको सुपरवाइज भी करना होता है, लेकिन सुपरवाइज होता क्या है इसे हम जानते हैं। ये एज अ फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र कौन है भाई? जो आपसे ऊपर है। सबऑर्डिनेट आप उसके हैं, लेकिन सुपरवाइजर कौन है? जो आपके ऊपर है। फर्स्ट वन देखिए भाई, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग। जो सुपरवाइजर होते हैं, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, जिनको ये काम सौंपा जाता है। जो मैनेजर होते हैं वो ये काम सौंप कर जाते हैं कि आपका काम है इनको सुपरवाइज करना, ये देखते रहना कि ये काम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, या इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना टाइम टू टाइम। अगर ये कुछ गलत करें तो आपको उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए, आप उनको गाइड कीजिए एक सही दिशा में, उनके जो काम है उसको मोड़िए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन हो सके। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या होता है, एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किए जाते हैं जो वर्कर्स की काम पर निगरानी रखते हैं। मींस गाइड करना, उनको मॉनिटरिंग करना कि भाई देखते रहना, नियंत्रण रखना, चीज़ों को देखते रहना कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में काम तो नहीं कर रहे हैं जानबूझकर। ये सारी मतलब एक एम्प्लॉइज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्सन चाहिए। सुपरविजन एक कॉम्बिनेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 2 वर्ड्स का। फर्स्ट वन इज सुपर, सेकेंड इज विजन। अब इसमें मतलब क्या है सुपर का और विजन का? सुपर का मतलब होता है ओवर एंड एबव, एंड विजन का मतलब होता है देखना। इसका मतलब क्या है, एक एम्प्लॉयज़ के एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, क्या वो काम कर रहा है, कहीं वो वर्क जो भी कर रहा है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो नहीं है, या वो कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ पर निगरानी रखना, उन सारी चीज़ों को देखते रहना, फिर उनको एक सही दिशा में उनको गाइड करना, ये काम होता है सुपरवाइज़र का। तो सुपरविज़न इसे ही कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग का सबसे मेन एलिमेंट होता है। सेकंड देखिए, फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरविज़न। अब इनके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। सुपरविज़न एक मैनेजरियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है भाई। द फंक्शन ऑफ, ये किस पर आती है, ऑपरेटिव लेवल पर, मतलब लोअर लेवल मैनेजर होते हैं ये। फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर इज अ क्रिटिकल बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर्स। ये जो वर्कर जो शॉप फ्लोर पर काम कर रहे होते हैं उनसे काम निकालना होता है इन्हें, उनको डायरेक्ट करना होता है। तो ये एक टिपिकल टास्क भी है भाई। इतने सारे वर्कर्स, उनकी यूनियन, और कब वर्कर्स के दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ टच कर जाए, तो आपको ये सारी चीज़ों पे देखना पड़ता है कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ रूमर्स तो नहीं उड़ रही हैं, या कुछ उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करना, कोऑर्डिनेशन, कहीं लड़ तो नहीं रहे हैं, झगड़ तो नहीं रहे हैं आपस में, कहीं कोऑर्डिनेशन कन्फ्लिक्ट तो नहीं अराइज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते रहना, निगरानी करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उनके थ्रू क्या काम किया जा रहा है उसको इंस्पेक्ट करना, ये काम होता है सुपरवाइज़र का। वो ये भी काम करेगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एलिमेंट विच इज़ मोटिवेशन। अब वही मोटिवेशन क्या होता है,
डायरेक्टिंग में अब आपने सुपरविज़न पढ़ा, सुपरविज़न में ठीक है आपने ये चीज़ देख ली कि भाई वो थोड़ा चीज़ों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे, करेंगे, लेकिन ये भी काम सिर्फ काफ़ी नहीं है, उन्हें ये भी ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट भी किया जाए। ये भी किसका पार्ट है? डायरेक्टिंग का। अगर आपकी टीचर हैं डेली आपको कुछ असाइनमेंट देकर चले जाते हैं, क्लास पढ़ाकर चले जाएं, या मैं आपको अगर जस्ट क्लास पढ़ाकर ऐसे करके चली जाऊं कि ये लेक्चर है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आप पढ़ लो, ठीक है भाई, यही काफ़ी है। कभी मैं आपकी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, कभी मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ये भी नहीं बोला, या कभी आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि कुछ आपको ऐसा बोलूँ कि अगर आप कभी फील कर रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, तो आप मोटिवेट होकर उस काम को कर सकें। तो क्या होगा, सोचेंगे पता नहीं ये टीचर पता नहीं कैसी हैं, आती हैं पढ़ाकर चली जाती हैं, कभी ये भी नहीं है कि हमसे पूछते हो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रही है, या कोई डाउट तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें उनकी बेस्ट कैपेसिटी तक काम करवाओगे अगर आप, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल में ही तो वो अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो क्या होगा, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, बिल्कुल है, comes automatically from inside the employees as it is a willingness to do the work। तो चीज़ होती है कि हमने किसी को कहते हैं ना अपने साथ वाले को बढ़ते हुए देख लिया, अब भाई ये सबसे कहते हैं ना पिंच करने वाली बात होती है। आप लोगों में कितना होता हुआ आपके नंबर कम आ जाए ये ठीक है, लेकिन आपके दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। हमेशा ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पिंच कर जाएगी कि ये नहीं होना चाहिए, बस हम फेल हो गए ठीक है, लेकिन हमारा दोस्त भी फेल होना चाहिए, तब तो ठीक है, पास नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कभी कि जो आपकी ये मोटिवेशन होती है ना, फिर अगर कोई आपसे अच्छा कर गया आपका दोस्त, तो नेक्स्ट ईयर भैया आपको कुछ डोज देने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है यही काफ़ी है कि देख तेरे दोस्त के कितने अच्छे नंबर आए थे। तो यही चीज़ आपको इतना मोटिवेट करेगी कि अंदर से ही मोटिवेशन निकल कर आएगी कि नहीं इस बार तो उससे भी अच्छे नंबर ला के पास होऊंगा। तो यही चीज़ होती है कि अंदर से ही मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है एम्प्लॉयज़ में कि भाई हमें भी किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिज़ायर मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सबऑर्डिनेट को इस तरीके से चीज़ें कराते हैं कि वो काम उस अकॉर्डिंग करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ठीक होता है। तो मोटिव जान लिया कि भाई एक अच्छे मार्क्स मुझे लेकर आने हैं, ये तो आपका मोटिव है। मोटिवेटर्स आपके टीचर्स हो गए जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें कि बच्चा पढ़ लो, कुछ अच्छा पढ़ लोगे तो आपके फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और भाई मोटिवेशन क्या है, जो आपको अंदर से आ रही है कि नहीं अब इतना सब चीज़ें देख रहे हैं कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि नहीं अब हमें पढ़ना है, अब तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर आने। तो देखिए मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, जिसका मतलब है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी एम्प्लॉय को। इंटरनल फीलिंग्स होती हैं जो आपकी ज़रूरत के बेसिस पर, अगर कोई एक पर्सन किसी जॉब को नहीं करना चाहता है, जो उसे लगता है कि दिस इज़ बिलो टू हियर डिग्निटी, कि ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है भाई, लेकिन कभी कभी आपकी पैसे की ज़रूरत आपको वो काम भी करने पर मजबूर कर देती है जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो जो ज़रूरतें होती हैं वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाएं, आपकी एस्पिरेशन, ये तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल फीलिंग्स लेके आते हैं। कहीं सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें IAS बनना है, तो ये एस्पिरेशन की कुछ बनने की चाह इस चीज़ पर जोर देती है कि भाई अभी रेस्ट छोड़ो, अभी हमें पढ़ना है, अपने गोल पर फोकस करना है। तो ये क्या है, अंदर से मोटिवेशन लेकर आते। कभी आप थक भी रहे होते हैं ना, तो आप सोचते हैं नहीं मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। सेकंड देखिए, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूस करती है पीपल को कि बिहेव करिए इस तरीके से सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। मोटिवेटेड पर्सन नीड्स नो सुपरविजन डायरेक्शन। जो इंसान कहते हैं ना खुद से ही मोटिवेटेड है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी और की कि कोई उसे सुपरवाइज़ करे, क्योंकि जो अपने मन से ही कहते हैं ना उसके मन से आ रहा है कि उसे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे टॉप करना है, तो उसे कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि बिलिंग पावर जब आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो किसी भी काम को ऐसा नहीं है आप करेंगे तो वो काम पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, बस आपकी बिलिंग पावर और अपनी जो एबिलिटी है उसको मत खोइए। तो मोटिवेशन इज ऑल्सो इंटरनल डिज़ायर। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है हर तरीके का मोटिवेशन पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव चीज़ होती है। तो प्रमोशन एक पॉजिटिव वे में है, इंक्रीमेंट कि भाई मेरा कहीं सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए एज अ इंसेंटिव। रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, एक स्टेटस जो आप हमेशा सोसाइटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप कभी कभार काम करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, ये आपको नीचे डाउन नहीं लेके जाएंगे, ये ऊपर ही लेके जाएंगे। तो ये पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव, नेगेटिव क्या होते हैं,
वार्निंग, जब आप बार बार डेली लेट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर आपको डेली वार्निंग दे रहे हैं कि दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग, अब आपको नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है वरना आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी या आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तो ये वार्निंग है, इस डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहे हैं नेगेटिवली कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, उसको रिपीट करने की नहीं कह रहे हैं। ऐसे मोटिवेटर्स जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस काम को रिपीट ना करें, वो नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं। जैसे मेमो का इशू हुआ या डिमोशन, जब आपको ये मतलब बोला जा रहा है कि आपकी जो पोस्ट है आपको उससे डिमोशन मतलब दे दिया जाएगा, प्रमोट नहीं करेंगे, डिमोट करेंगे अगर आपने ऐसा किया, तो इसका मतलब क्या है, किसी बिहेवियर को ना करने की सलाह दी जा रही है, वो भी किसके थ्रू, नेगेटिव मोटिवेटर्स को यूज़ करते हुए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ देखिए, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स ही है, हर पर्सन सब्जेक्टिवली इस चीज़ को लेता है। ज़रूरी नहीं है एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं और उनको हम सेम तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली मोटिवेट कर रहे हैं, तो सभी बच्चे मोटिवेट हो रहे हो, नहीं, कुछ को इससे फ़र्क पड़ेगा, कुछ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, कुछ ये सोचेंगे कि नहीं टीचर का तो काम ही लेक्चर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हर इंसान अपने सब्जेक्टिव बेसिस पर, अपने थॉट प्रोसेस के, अपने अप्रोच के बेसिस पर चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो मोटिवेट अगर आप करते हैं तो हर किसी का मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। भाई हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। तो मेंटल फीलिंग्स होती हैं जो आप मेज़र नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते सभी इक्वली सोचते हैं, या आप ये सोचें कि भाई उसकी फीलिंग्स क्या है उसको जान लें, उसकी फीलिंग्स क्या है उसको जान लें, उस बेसिस पर उसको मोटिवेट करना, ये भी थोड़ा मुश्किल है। अब हम जानेंगे, अभी हमने जान लिया कि 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा डायरेक्टिंग का, एक सुपरविजन एंड सेकेंड वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपने ये जाना, अभी हमने जो आपको पढ़ाया कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, मोटिवेशन आखिर हकीकत में क्या है, अब उसको जानेंगे। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एक मोटिवेशन थ्योरी है जो मोटिवेशन के बेसिस पर ये बताती है कि किसी भी तरीके का मोटिवेशन ज़रूरतों के बेसिस पर आता है। जब आपको किसी चीज़ की नीड होती है ना, तभी आप उस चीज़ को लेकर मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उनका हायरार्की भी सेट किया कि भाई सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है, फिर उसके बाद। इस तरीके से उन्होंने बोला किसी भी पर्सन को अगर आप मोटिवेट करते हैं तो वो उसका मोटिवेशन उसकी ज़रूरतों से आता है। पहले आप उसकी ज़रूरतें जानिए कि आखिर वो चाहता क्या है, फिर उस बेसिस पर आप उसे मोटिवेट कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, ज़रूरतों को जाना, उन ज़रूरतों को कैटेगरीज में डिवाइड किया और फिर जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पर उनका हायरार्की सेट किया, उनका प्रायोरिटी सेट किया। तो देखिए ये है इनका स्ट्रक्चर जो बताता है पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स, एस्टीम्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 1 बाय 1 हम इसको जानेंगे। तो ये नीड इंक्लूड करती है बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे खाने के बिना आप नहीं रह सकते, घर के बिना आप नहीं रह सकते, और भाई कपड़े भी पहनना ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है लग्जरी में नहीं आ रहा है, ये एक बेसिक नीड है जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर होनी चाहिए कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है भाई, ये तो आ गई टॉप पर। अब सेकंड, जब आप एक रोटी कपड़े मकान की अपनी नीड पूरी कर देते हैं उसके बाद आप ये देखते हैं कि भाई फ्यूचर के लिए भी तो देखें कि क्या है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है आपका, कि फ्यूचर में अगर मतलब क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस चीज़ को फिर कैसे डील करेंगे, कई सारी सिचुएशंस होंगी। तो उसके लिए हम फोकस करते हैं सेकेंड वन, सेफ्टी नीड्स पर, कि अपने लिए आपने फ्यूचर में क्या सिक्योर किया। तो वंस दी प्रेजेंट डे, जब आपकी ये बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई तब लोग सोचना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो कंटिन्यू टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो कहीं लोग ऐसे होते हैं जो काम करने में कैपेबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर आप कैसे अपनी जो बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उसके लिए क्या होता है, जब आप एट दी प्रेजेंट जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो आप कुछ पैसा सोचते हैं कि उसे बचाकर हम अपनी सेफ्टी नीड्स के लिए रख लें, ताकि भविष्य में अगर कोई ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो हमारे पास कुछ पैसा एज अ सेविंग हो सके। तो ये पहले नीड कंप्लीट होगी, उसके बाद आप सेफ्टी नीड्स पर फोकस करते हैं। जैसे जॉब सिक्योरिटी, कि भाई जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, या कुछ पैसा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम में से कुछ सेविंग बढ़ाएं, सेविंग को प्रमोट करें, और पेंशन प्लान, ये ऐसी सर्विसेज पर फोकस करें। तो ये सारी आती हैं आपकी सेकंड जो सेफ्टी नीड्स होती है। अब भाई आपने सेफ्टी के बारे में भी सोच लिया, फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। अब थर्ड क्या आएगी, सोशल नीड। हर किसी पर्सन को सिर्फ रोटी कपड़े मकान और सेफ्टी नीड्स के बाद
ज़रूरत होती है एक, कहते हैं ना, सोसाइटी की सोशल नीड्स की, एक फैमिली की, एक केयर की, एक अटेंशन की। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो उसे अपनापन महसूस कराती हैं। इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। भाई फ्रेंडशिप भी होना ज़रूरी है, अफेक्शन, एक फैमिली होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बिल्कुल काम से थक कर आते हैं तो आपको भी ऐसा कोई एक पर्सन चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, उनके साथ अपने सुख दुख बांट सकें। तो सोशल नीड्स हैं, इनको भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। वंस द पीपल सेटिस्फाई, जब उनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई, उनकी सेफ्टी नीड कंप्लीट हो गई, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स कर ली, अब भाई सोशल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहिए। फोर्थ देखिए, अब भाई सोशल नीड भी कंप्लीट हो गई, अब क्या करना है आपको? एस्टीम नीड, सेल्फ एस्टीम नीड जिसको बोला जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह देखा जाए, मुझे भी स्टेटस चाहिए, मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, कि लोग बोलें कि वाह क्या उसने काम किया है, क्या उस मतलब कि क्या उसकी अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ों को सराहना दें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या सोचते हैं कि मेरी सेल्फ एस्टीम नीड भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, मैंने अपने फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा पैसा सेव कर रखा है, सोशल नीड भी फुलफिल हो रही हैं, कई लोगों के साथ मेरे अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ। अब मुझे क्या सोचना है? अब मुझे सोचना है कि मैं समाज में ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा स्टेटस और लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगें। तो ये आता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड में, जिसमें आप ये सोचते हैं मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए थ्रू दी सोसाइटी। व्हेन दी एबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाई, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ। जब आपकी तीनों नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फिर लोग ये सोचने लगते हैं कि समाज में इज्जत और प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह हमें देखा जाना चाहिए। तो इसके लिए, इस ज़रूरत के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स। एंड लास्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है आपका हाईएस्ट लेवल नीड, जहाँ इसके बाद कोई नीड नहीं है। ये 5 ही नीड्स होती हैं, ये फिफ्थ वन है। दिस नीड रेफर टू रियलाइजिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आप ये जान जाते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। वंस द एम्प्लॉय बिकम वॉट ही वॉन्ट्स टू बिकम, जो आप बनना चाहते थे वही आप बन गए। अब आप बिल्कुल, कहते हैं ना, चिल करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि भाई मुझे समाज में लोग चाहिए थे, उनसे टर्म्स बनाने थे, वो भी बन गए। अपनी रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स फुलफिल करनी थी, वो भी कर ली। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर भी कर लिया, कोई सेफ्टी के लिए रख लिया। फोर्थ वन, अपना समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया। तो अब उसके बाद क्या है भाई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आप करना चाहते थे उसके बाद आप एक्चुअल में क्या बन गए, वॉट यू वॉन्ट्स टू बिकम एंड वॉट यू आर। तो ये थी आपकी 5 नीड्स, और इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या नीड्स होती हैं, कैसे कैसे किस किस मतलब बेसिस पर आपको उसे फुलफ़िल करते जाते हैं, और क्या इनका हायरार्की होता है, जो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, इनके थ्रू डिफ़ाइन किया गया था। तो आज की क्लास में हमने ये भी 2 एलिमेंट्स के बारे में जाना है, जो कि है फर्स्ट वन इज़ सुपरविज़न एंड सेकेंड इज़ मोटिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो अदर 2 एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बच्चों खुश रहिए और अपनी पढ़ाई खुशी खुशी करते रहिए, और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और सारी जो हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स हैं उसको लेने के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।